let's begin the session. All right, okay, let me share the screen. Okay, so this is my screen, annotations. So this should be in the center. And this is your presentation, which I'm going to take. I'm right? Right, yeah. Oh my goodness, क्या हो रहा है भाई? What's happening? Submit error report. Send crash due to unknown error. The error report is important for us to fix this issue. बेवकूफ. Let me check. ये चाइना का माल है. Okay. No, it's not yours. Sell. Sorry. Where is yours, man? Okay, give me 2 minutes. Let me check first. Then I'll come back again. Give me 2 minutes, please. ओके सो इसके पहले हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे किडनी पढ़ रहे थे, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे. और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे नेफ्रॉन, है ना. नेफ्रॉन में हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. हमने अलग अलग पार्ट्स देखा, जिसमें डीसीटी हमने देखा, पीसीटी हमने देखा, बहुत सारी चीजें हमने देखी, राइट. उसको हम डायग्रामेटिकली आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है उसका, कैसे फिल्ट्रेशन करता है, कैसे काम डीसीटी और करता है. पीसीटी का कोई अलग अलग काम है क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अलग अलग काम होते हैं. हम आपको बताएंगे क्या काम होते हैं. ठीक है, पीसीटी और डीसीटी का बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, हम आपको बताएंगे. ठीक है, तो अभी जस्ट हम उसी के सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आज. और उसके बाद हम आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस पढ़ेंगे और देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, आई मीन चैप्टर खत्म हो जाएगा लाइफ प्रोसेस, देन विल स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन, राइट. लेट मी स्टार्ट द पीपीटी फर्स्ट. कोई भी डाउट हो एक्सक्रीशन से, सर्कुलेशन से, अभी तक तो आप लोग पूछ सकते हैं. लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ाया था उसमें कोई डाउट है तो अभी आप लोग अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं. तब तक हम यहाँ पे आपका पीपीटी निकाल लेते हैं, है ना. ओके, प्लीज अब की बार खुल जाना. या यस, ओके, डन. लेट मी शेयर. किसी को कोई डाउट नहीं है? ऑल राइट, दिख रहा है आप लोगों को? सबको सबको दिख रहा है स्क्रीन? एक्सक्रीशन. सो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. Okay. Now, so this is what we are going to talk about: urine formation. And urine formation means the functions of nephron. Sorry, नेफ्रॉन के अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं. तो सारे पार्ट्स और फंक्शंस हम लोग देखने वाले हैं आज, राइट. ओके, सो पार्ट्स और फंक्शंस में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है उसका? फिल्ट्रेशन. सो यहाँ पे क्या करता है? ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, विच मीन्स इट फिल्टर आउट द ब्लड. इट फिल्टर आउट द ब्लड. ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है. यानी हमारे बॉडी में कोई भी, ठीक है, आज हमारे एक हमारे स्टाफ है, उनसे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. मेरा तबीयत पिछले 2 दिन से खराब था, तीसरा दिन आज भी है, तो थोड़ा सा आज भी हल्का फुल्का लग रहा है ऐसा, लेकिन है नहीं, हम ठीक हो जाएंगे, है ना. तो इसी बात पे हमने दवा लिया था एंटीबायोटिक.
है ना, एंटीबायोटिक लिया था प्लस पैरासिटामोल हमने एनाल्जेसिक लिया था, ये दोनों दवा हमने लिया था, सिर्फ एक खुराक लिए, वैसे खुराक पूरा कर लेना चाहिए था, बट एनीवेज हम बेटर फील करने लगे, हम छोड़ दिए, हम दवा नहीं लिए। ठीक है, तो हमारे हमारे सर है, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं यहाँ पे बेगूसराय में, तो उनसे वो बोलने लगे कि ज्यादा नहीं लेना चाहिए, अजिथ्रोमाइसिन तो खाना ही नहीं चाहिए, अजिथ्रोमाइसिन से लिवर खराब हो जाता है। ठीक है, सो लिवर क्यों खराब हो जाता है अजिथ्रोमाइसिन से? अजिथ्रोमाइसिन से ही नहीं, आप कुछ भी, आप जो भी टॉक्सिक चीजें लेते हैं, ड्रग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ड्रग इज अ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इफ यू आर टेकिंग for more as a burden, so you are giving more load to your liver, not only liver, you are giving more load to your kidney also, है ना। यहाँ पे हम लोड दे रहे हैं, ज्यादा हम लोग ड्रग्स लेते हैं तो ज्यादा क्या कर रहे हैं, लोड दे रहे हैं, किडनी को लोड दे रहे हैं, ज्यादा ड्रग्स लेते हैं हम किसको लोड दे रहे हैं, किडनी को लोड दे रहे हैं, लिवर को लोड दे रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा ड्रग, ये दवा खाने से किडनी खराब हो जाता है, ये दवा खाने से लिवर खराब हो जाता है। खराब, वो ड्रग जाके कोई लिवर या किडनी पर अटैक नहीं करने वाला। हम इतना ना ज्यादा एक्सपोज हो जाते उस चीजों से, वो ड्रग क्या करेगा, वो ड्रग जाके ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा, उसके बाद फिल्टर होगा, तो लिवर में जाके वो टूटेगा, डिटॉक्सिफाई होगा लिवर में जाके। ठीक है, कोई भी हम दवा लेते हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग ड्रग लेते हैं तो कहाँ जाता है, वो जाता है लिवर में, किस लिए, डिटॉक्सिफाई होने के लिए, काम खत्म हो गया, जाके वहां पे डिटॉक्सिफाई हुआ। ठीक है, टॉक्सिसिटी उसका खत्म हुआ, वो ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, फिर वो ब्लड में ही मिक्स्ड है, वो गया किडनी में। क्यों गया किडनी में, क्योंकि किडनी में क्या है, हमारे पास नेफ्रॉन है, वो क्या करेगा, उसमें ड्रग का जो अंश है वो उसको फिल्टर आउट करेगा, फिल्टर करके ब्लड से उसको निकाल के यूरिन के थ्रू बाहर रिलीज कर देगा। कुछ ड्रग्स होते हैं जो फीकल बॉडी से रिलीज होते हैं, फीकल मैटर से रिलीज होते हैं, और कुछ ड्रग्स होते हैं जो यूरिन से रिलीज होते हैं, है ना, सॉल्युबल इनसॉल्युबल ड्रग्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई भी ड्रग आप लेते हैं तो अगर ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, हाई डोसेज का लेते हैं, तो वो किडनी में असर करेगा ही करेगा। वो साथ ही साथ आपके, क्योंकि किडनी को ज्यादा फंक्शन करा रहे हो, लिवर को आप ज्यादा फंक्शन करा रहे हो, तो क्या होगा वहां पे, वो उसके फंक्शन को अफेक्ट करेगा, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं खराब हो जाता, मतलब जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, वो उसका काम जल्दी कम होने लगेगा, बहुत जल्दी उसका आयु खत्म होने लगेगा। ठीक है, तो नॉट ओनली azithromycin, even if you take streptomycin, even if you take ofloxacin, even if you take any kind of drugs, or if you are taking paracetamol, or if you are taking more and more of serratiopeptidase, if you are taking more and more of any painkiller like aceclofenac and diclofenac, so all these drugs, any kind of drug, not only drug, multiple toxic substances are available in the market which you are taking in daily basis as a food, even that can affect your liver. Over fatty food, fatty substances, it can affect your liver, it will affect your liver. If you are taking oily, it will affect your liver. Why? Because we are giving more and more work to our organs, and organs get older and older day by day. Your metabolism gets slower, your metabolism gets slower day by day. So क्या हो रहा है, हम ये सब चीजें देकर उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को कम कर रहे हैं, उसके लाइफ को घटा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं खराब हो रहा है। ठीक है, तो नॉट ओनली स्ट्रेप्टोमाइसिन, नॉट ओनली अजिथ्रोमाइसिन, एनी टाइप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इफ यू इनटेक एज अ फूड और इनटेक एज अ मेडिसिन, और इफ यू इनटेक, it will affect your liver and kidney. Why? Because you are giving more and more load to your organs. All right, it has multiple works, you are giving some extra burden to them, and obviously it will affect their functioning, है ना। चलो, तो ये क्या था, ये हमारे ब्लड में ड्रग्स आ रहे हैं, हमारे ब्लड में आ गए, ठीक है, टूटा, हमारा डिटॉक्सिफाई हुआ, हमारे ब्लड में आया, और ब्लड से कहाँ गया, वो गया बड़े ब्लड आपके किडनी में। क्यों किडनी में गया, वहां पे फिल्टर होना है, और वहां पे फिल्टर करेगा कौन भाई, वहां पे फिल्टर करेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और वो ऑर्गन क्या है, ये नेफ्रॉन। ऑर्गन क्या है, नेफ्रॉन। और इसी से क्या होगा, इसी से यूरिन फॉर्मेशन होगा, इसी से होगा यूरिन फॉर्मेशन। सो लेट मी रिवाइज बिफोर मूविंग टुवर्ड्स, लेट मी रिवाइज, ये नेफ्रॉन कहाँ होता है, ये नेफ्रॉन 1.2 बिलियन, कितना होता है, ये होता है 1.2 बिलियन, 2 मिलियन इन ईच किडनी, या मिलियन या बिलियन जो भी है, ठीक है, हमारे ईच किडनी में प्रेजेंट होता है। और किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो सेक्शन होते हैं बेसिकली,
एक होता है मेल्फिजियन बॉडी और दूसरा होता है टिब्यूल। दूसरा होता है टिब्यूल। एक होता है मेल्फिजियन बॉडी और दूसरा होता है आपका टिब्यूल, इसको कहते हैं रीनल टिब्यूल। मेल्फिजियन बॉडी में क्या होता है? मेल्फिजियन बॉडी में होता है ग्लोमेरुलाई और बाउमन कैप्सूल। उसके बाद टिब्यूल में क्या आता है? पहले आता है पीसीटी, फिर आता है डीसीटी, सॉरी हेनलीज लूप, फिर आता है आपका डीसीटी, और फिर सबका मिलाकर बहुत सारे नेफ्रॉन का कॉमन होता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है? समझ में आया? नाउ व्हाट इज द, ठीक है, किडनी में क्या होता है? ये मान लो कि एक किडनी है, ठीक है, किडनी है, ठीक है, ये एक किडनी है। क्लियर है? इस किडनी में ये कौन सा पार्ट है? ये क्या है? दिस इज योर यूरेटर, दिस इज योर यूरेटर। ठीक है, ये क्या है? ये आपका यूरेटर है। बोलो हाँ या ना? ये आपका है यूरेटर। यस। नाउ इस यूरेटर के बाद हमारा क्या होता है? ये हमारा यूरेटर है, और इस यूरेटर में, ये यूरेटर कहाँ कनेक्टेड है? इस रीजन से कनेक्टेड है ना? इस रीजन से, इस पर्टिकुलर एरिया से ये कनेक्टेड है। इस एरिया को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल यानी किडनी, रीनल इंडिकेटिंग किडनी, रीनल पेल्विस, हम इसको क्या कहेंगे? इस एरिया को रीनल पेल्विस। उसके बाद इसमें हमने बताया कि दो रीजन होता है, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। ये है उस कॉर्टेक्स रीजन। ये क्या है? ये कॉर्टेक्स रीजन है ना? कॉर्टेक्स है। नाउ उसके बाद ये क्या है? ये है आपका मेडुला रीजन। ये क्या है? मेडुला रीजन। बोलो हाँ या ना? अब इस कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है? इसको, ये है आपका कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में मिलकर आपको रहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? दोनों में होता है। नेफ्रॉन कहाँ होता है? दोनों में होता है। ठीक है, नेफ्रॉन कहाँ होता है? नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन दोनों में होता है। नेफ्रॉन दोनों में होता है। नेफ्रॉन दोनों में होता है। ठीक है, नेफ्रॉन दोनों में होता है। सो यहाँ से शुरू होता है, कॉर्टेक्स रीजन से शुरू होता है और मेडुला में जाके खत्म हो जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट सारा यहीं पे अपना यूरिन रिलीज करता है, और फिर यहाँ से इस रीनल पेल्विस से ये यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। सो लेट मी ड्रॉ हियर। सो दिस इज वन किडनी, दिस इज सेकंड किडनी, बोथ द किडनीज ureter will fall inside your urinary bladder. So this is your urinary bladder. All right, so urinary bladder कैसे रहते हैं? So urinary bladder is like this. urinary bladder, यहीं पे आपके एक यूरेटर, यहाँ पे दूसरा यूरेटर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर किस लिए होता है? तो फिल विद यूरिन, यूरिन को फिल करने के लिए, स्टोर करने के लिए, टेम्पररली यूरिन को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, कहाँ पे आता है? तो ये किडनी का आउटर पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन है, और फिर आता है आपका हाइलम। ठीक है, क्या आता है? हाइलम आता है, मतलब ये है आपका किडनी और ये है आपका पेल्विस रीजन, रीनल पेल्विस। ये है आपका यूरेटर, कॉर्टेक्स रीजन, और ये है मेडुला रीजन। ठीक है, मेडुला रीजन। समझ गए? समझ गए? फिर यहाँ से क्या आएगा? ये आएगा आपके किसमें ओपन होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ दूसरा यूरेटर है, और फिर आया यहाँ पे यूरिनरी आपका ब्लैडर। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बता देना। ठीक है, चलो। नेफ्रॉन का पहला क्या होता है? पहले इस नेफ्रॉन के अंदर ब्लड एंटर करते हैं। हमारे जो ब्लड है वो कहाँ एंटर करते हैं? इस नेफ्रॉन में एंटर करते हैं। सो इफ वी जूम, ठीक है, इफ वी जूम दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, हम इसको जूम करते हैं। सो ये क्या होता है? यहाँ पे देखो, दिस इज द पॉइंट, हम ब्लैक से मार्क करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे
हम येलो से मार्क करते हैं, ग्रीन से, ब्लू से मार्क करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ब्लड एंटर किया, ब्लड एंटर किया इस पाथवे में, और ये है आपका कैपिलरी। ये क्या है, कैपिलरी। यहाँ पे ब्लड गया और फिर वापस इसके थ्रू निकल गया, इस ट्यूब के थ्रू क्या हो गया, बाहर निकल गया, इस ट्यूब के थ्रू क्या हो गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। और जब बाहर निकल रहा है तो अभी किडनी में ही है, मतलब इस एरिया से बाहर निकला, और किडनी में क्या करेगा, ये चारों डीसीटी पीसीटी सबको ये क्या करेगा, सबके पास ये जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से ब्लड यहाँ से जब ब्लड एंटर करता है, इसके थ्रू जब ब्लड यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो ये क्या है, कैपिलरी बेड है, इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। ये क्या है आपका, ग्लोमेरुलस है। यस और नो, बोलो आया ना, ग्लोमेरुलस, यस सर। राइट। हाँ, तो ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। ये क्या होता है, ये होता है ब्रॉड, नैरो, आई मीन ब्रॉड सॉरी, और ये होता है नैरो। तो दोनों के साइज डिफरेंस के वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर के वजह से यहाँ से जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं ये कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं इस ल्यूमेन के अंदर। ये हमारा क्या है, दिस इज द ल्यूमेन, दिस इज द ल्यूमेन, खाली स्पेस, इस ल्यूमेन में चले जाते हैं। ये सब कुछ एक ट्यूब है, और ट्यूब के बीच में खाली होता है, उसी को हम कहते हैं ल्यूमेन। बोलो हाँ या ना, ट्यूब के बीच में खाली होता है, उसी को कहते हैं ल्यूमेन। अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, अब शॉर्टन कर दिए, अब यहाँ पे हम आपको बनाते हैं एक ट्यूब, यहाँ पे एक बनाते हैं ट्यूब, ये बन गया एक ट्यूब। अब ये बन गया एक ट्यूब, इस ट्यूब में ये हमारा ट्यूब है, इस ट्यूब में कुछ एंटर कर रहा है। ये ट्यूब क्या है, ये एक ओपनिंग है ट्यूब का, और ये यहाँ पे गया, और ये यहाँ पे ओपनिंग इसका है। मतलब कोई भी मटेरियल यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है, और फिर अंदर की तरफ जाएगा, और फिर यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो ये अंदर की तरफ जाकर ये बाहर तभी निकलेगा जब बीच में हॉलो स्पेस हो। किसी भी ट्यूब में बीच में हॉलो स्पेस होता है, घर का पानी का ट्यूब ले लो, नल का ले लो, क्या होता है, बीच में गैप होता है कि उस वहां से पानी आएगा, है ना। तो उस गैप को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, उस गैप को क्या कहते हैं, ल्यूमेन। और यहाँ पे ये भी इसके अंदर क्या होता है, यहाँ भी देख लो, यहाँ पे गैप दिख रहा है, दे रहा है आपको, है ना। तो ये गैप है, इसको हम कहेंगे ल्यूमेन, इसको हम क्या कहेंगे, ये ल्यूमेन कहेंगे। सो हमारे किडनी में जो नेफ्रॉन है, वहां पे क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट। So it's a tube-like structure. So in that particular tube-like structure, there is a lumen. Lumen, which what? Yes, please. Yes, which collect the filtrate. Which collect the filtrate from glomerulus. From glomerulus, it collect the filtrate, which means the blood which is passing inside. The blood which is passing inside. यहाँ पे अंदर में जो ब्लड आ रहा है which is passing inside, what will give, it will give all the materials. यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में सेल्स और कुछ प्रोटीन्स, हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, जितने भी ब्लड सेल्स हैं उसका नाम बताइए तो जरा। हमारे पास ब्लड सेल्स जो हैं उसमें पहला है आपका आरबीसी, दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी, तीसरा है आपका प्लेटलेट्स, है ना, कहीं भी हम लिख देते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। तीसरा क्या, प्लेटलेट है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स, ये चीज रहता है यहाँ पे। इसके अलावा ब्लड में जितना भी मटेरियल होगा, ठीक है, इन चारों के अलावा ब्लड में मटेरियल होगा, वो सारा मटेरियल कहाँ चला जाएगा, इस ल्यूमेन में चला जाएगा, इस ल्यूमेन के अंदर चला जाएगा। सो ल्यूमेन क्या, यहाँ पे बाउमन कैप्सूल का काम क्या है, वो कलेक्ट करना। यानी इसके अलावा ब्लड से जितने भी मटेरियल हमारे इस ल्यूमेन में जा रहे हैं, उन सभी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, उन सभी मटेरियल को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, लिख देते हैं, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अंडरस्टैंडिंग,
क्या कहेंगे? हम कहेंगे फिल्ट्रेट। क्लियर है? तो जिसको हम फिल्ट्रेट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ? फिल्ट्रेशन। मान लो कि हमारे घर में क्या है? हमारे घर में है चलनी, है ना? हमारे घर में क्या है? चलनी है। और यहाँ पे इसके अंदर जो जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो एंटर कर रहा है, इसके अंदर ये क्या है? ये आटा है और ये चलनी यहाँ पे हमने लगा के रखा है। और आटा में जितने भी वेस्ट है, कंकड़ पत्थर होंगे, वो यहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना? और जो प्योर आटा होगा ये अंदर चला जाएगा। प्योर आटा यहाँ पे, यानी इस क्यों चला जाता है? क्योंकि आटा जो है बहुत छोटा छोटा होता है और कंकड़ पत्थर आटा से साइज में बड़े होते हैं। और उस चलनी में इतना ही छेद होता है कि सिर्फ आटा निकल पाए, बाकी सब बड़े बड़े मटेरियल क्या रह जाते हैं? यहीं पे रह जाते हैं, है ना? ऊपर ही रह जाते हैं। सिमिलरली हमारे आरबीसी क्या होते हैं? बड़े होते हैं। डब्ल्यूबीसी साइज में लार्ज होता है। प्लेटलेट भी लार्ज होता है। और साथ ही साथ प्रोटीन्स भी यहाँ पे क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। प्रोटीन्स भी यहाँ पे लार्ज होते हैं। और यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट यानी हमारा जो फिल्टर लगाया गया है यहाँ पे, ये सिर्फ उतना ही साइज का रहेगा, उतना ही साइज का रहेगा कि बाकी सब मटेरियल जाए और ये सब मटेरियल यानी ब्लड सेल्स और हमारा प्रोटीन्स नहीं जाए। ठीक है, उसका साइज इतना ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो चलनी लगाया गया है, यहाँ पे जो जाली लगाया गया है, लेकिन हमारा जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटेड यहाँ पे वेस्ट नहीं होता है। लेकिन हम वेस्ट का एग्जांपल जिस दिए, ठीक है, साइज में जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, वो बड़ा मॉलिक्यूल्स इस ब्लड में ही रह जाता है, यहीं पे वो फिल्टर नहीं होता है। उसके अलावा सब कुछ मटेरियल इस ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं और पास करते हैं कहाँ पे? पीसीटी में पास करते हैं, नेक्स्ट पीसीटी में। ठीक है, चलो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, लेट मी गिव यू 3 वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र or formula. No, it's not a formula actually, it's a step, it's a stepwise procedure. So the process which is the process of kidney, or we can say the process of nephron, 3 important or basic and simple steps. What are those? Number one, what is this? This is your number 1 point, that is called ultrafiltration. First point, ultrafiltration. Second point, selective. Okay, let me write somewhere else. कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, first point, ultrafiltration. Second point, selective reabsorption. Third point, tubular secretion. ठीक है, इसी 3 स्टेप में ये क्या होता है? सारा किडनी का फंक्शन यही 3 स्टेप में खत्म हो जाता है। यानी नेफ्रॉन का जो फिल्ट्रेशन होता है वो यही 3 स्टेप के अंदर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये 3 स्टेप, यानी हमने पहला जो देखा था उसको हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी हमने देखा प्रेशर के वजह से जो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ल्यूमेन में जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ ओ सॉरी, ये जो हमारा, इसको क्या करिए, इसको आप लोग ना इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लिख लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप है। यहाँ पे देखिएगा तो एक इम्पोर्टेंट एनटीएससी लेवल का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये क्यों होता है? तो बिकॉज यहाँ पे जो पोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या पोर्स होते हैं? यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में, यहाँ पे 3 लेवल का मेम्ब्रेन होता है और इस मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छिद्र, होल्स, गैप। ठीक है, कुछ भी कहिए। फिल्टर में जो छोटे छोटे जो गैप होते हैं ना, उसको कहते हैं पोर्स, है ना? PORE, पोर। तो यहाँ पे क्या होता है? पोर्स होते हैं। उस पोर्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो जाते हैं और प्रेशर के वजह से, क्योंकि वहां पे पोर्स है, मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है पोडोसाइट। क्या है? पोडोसाइट।
यानी ये क्या है, पोडोसाइट। पोडोसाइट क्या होते हैं, पोडोसाइट ऐसे सेल होते हैं जो कि हमारे किडनी के पास होते हैं, ऐसे सेल होते हैं जो, सॉरी किडनी बोल रहे हैं, नेफ्रॉन के पास होते हैं। बाउमन कैप्सूल का इंटरनल लाइनिंग पोडोसाइट से होता है। एक सेल होता है उसको हम कहते हैं पोडोसाइट, नोट कर लीजिए इसको। पोडोसाइट क्या होता है, ये हमारा बाउमन कैप्सूल है, ठीक है। इस बाउमन कैप्सूल का जो इंटरनल लाइनिंग है, जैसे जैसे ये वाला जो लाइनिंग है, यहां से लेकर यहां तक का लाइनिंग, ये किससे बना है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस लाइनिंग में, इस सेल्स को कहते हैं पोडोसाइट, इस सेल्स को कहते हैं पोडोसाइट, ठीक है। और ये फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं, ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। ये होते कैसे हैं, करीबन इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और फिर थोड़ा सा गैप होता है जिसको हम कहेंगे पोर, और यहाँ पे ऐसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। सो जो मटेरियल जो आते हैं, ठीक है, मटेरियल वो इस पोर के थ्रू या फिर यहाँ से भी आकर ये यहाँ से डिफ्यूज हो जाते हैं, इस पोर के थ्रू ये एंटर कर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं। क्लियर है? तो ये है पोडोसाइट्स जो बाउमन कैप्सूल के इंटरनल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो दूसरा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर जो फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद देखिए क्या होता है कि कुछ ही देर तक फिल्ट्रेशन होता है, जब तक प्रेशर रहेगा फिल्ट्रेशन हुआ, और बाकी सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, बाकी सारा ब्लड मूव कर जाता है, राइट? बोलो हाँ या ना। सर पोडोसाइट का फंक्शन एक और बता दीजिएगा। पोडोसाइट जस्ट वहां पे फिल्ट्रेशन स्लिट में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। पोडोसाइट जो सेल है एक तरह का, एक तरह का क्या है, सेल है, बस वो अरेंज रहता है इंटरनल लाइनिंग में, और उसके जो पोर होते हैं, उसके जो गैप होते हैं, उसी, क्योंकि हर पोडोसाइट के बीच में हल्का हल्का गैप होता है, पोर होता है, और उसी पोर्स के, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, उसी पोर के थ्रू क्या करता है, मॉलिक्यूल एंटर करता है फिल्ट्रेशन के वक्त, ठीक है, उसी के थ्रू क्या करता है, मॉलिक्यूल्स एंटर करता है। ये एनटीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में भी ये चीजें पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, बस एनटीएससी में नाम वगैरह पूछ सकता है, मे बी, जरूरी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में आपके 10th स्टैंडर्ड में नहीं दिया है, सो मे बी हो सकता है कि नहीं आए, बट ये भी हो सकता है कि इसका नाम जस्ट पूछ ले कि आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग कितना है, कितना नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, सो क्या है कि नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पे फिल्टर हो गया, अब आता है मटेरियल, अब आता है सारा मटेरियल पीसीटी में, कहाँ पे आता है, पीसीटी में आता है, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये है पीसीटी। पीसीटी क्या होता है, हाईली कॉइल्ड रीजन होता है। ये तो कॉइलिंग यहाँ पे बहुत कम दिखाया है, लेकिन हाईली कॉइल्ड होता है। यानी अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से कॉइल्ड रहता है, ठीक है, इस तरह से कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड रहेगा। मतलब ऐसे हम सिंपली बना रहे हैं, ऐसे इस तरह से भी कॉइल्ड हो सकता है, हाईली कॉइल्ड आपको ये पीसीटी रहता है, ठीक है, सांप की तरह दिख रहा है ना, हाईली कॉइल्ड। क्यों कॉइल्ड रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉइल्ड रहता है, बहुत सारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन होना है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे होता है, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी मॉलिक्यूल्स जो फिल्टर हो गए हैं, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि फिल्टर जब हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल फिल्टर हो गए हैं तो वो सारे मॉलिक्यूल फिल्टर हो गए, नहीं, कुछ कुछ मॉलिक्यूल, क्योंकि जितना देर तक यहाँ पे रहेगा उतना ही फिल्टर होगा। बाकी सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बाकी सारे मॉलिक्यूल इस ब्लड के थ्रू आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, और ये जो हमारा जो ट्यूब्यूल है जो एंटर करता है, उस ट्यूब्यूल को हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टरियोल। और जो यहाँ पे ब्लड फिर से ले जा रहा है, हम इसको कहेंगे इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल नाम लिख देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ये दोनों आर्टरियोल है। तो ये ब्लड अंदर ले आता है, ये ब्लड अंदर ले आता है, फिल्ट्रेशन होता है, और फिर क्या हो जाता है, ये ब्लड जो है मूव कर जाता है, बाहर निकल आता है, इसको हम कहेंगे इफरेंट आर्टरियोल। लेकिन ये किडनी के बाहर या नेफ्रॉन मतलब किडनी के बाहर नहीं जाता है, ये हमारे उस नेफ्रॉन रीजन में ही क्या करता है, नेफ्रॉन के ही आस पड़ोस में ये फिर से राउंड अप करने लगता है। आप लोग देख लीजिए, ठीक है, हम इसको जूम आउट कर रहे हैं, देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये मटेरियल
ये मटेरियल यहाँ पे, ये ब्लड वेसल यहाँ पे आया, फिर पीसीटी को क्या क्या राउंड अप किया, फिर हेनलीज लूप को राउंड अप किया, फिर डीसीटी के पास गया, फिर कलेक्टिंग ट्यूब के पास गया, है ना, और फिर यहाँ से ये निकल जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये राउंड अप करता है चारों तरफ। क्यों राउंड अप करता है? क्योंकि जो ब्लड यहाँ पे फिल्टर हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि सारा ब्लड फिल्टर हो गया, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे रह जाते हैं, ड्रग्स हो, आयोन्स हो, मटीरियल्स हो, ब्लड में रह जाते हैं। वो क्या करता है, अब जैसे जैसे इधर आएगा, जो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपके रहेंगे वो मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, ये क्या होता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कैसा होता है, द मूवमेंट इज फ्रॉम ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में किसी को नहीं आ रहा है? ओके, सो लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड, समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ सी, so this is your region, this is your Bowman capsule, this is the region of Bowman capsule। ये क्या है, Bowman capsule का रीजन है। फिर आता है आपका नेक्स्ट रीजन, दैट इज योर PCT, दैट इज योर PCT। सो दिस इज योर हाईली कॉइल्ड PCT। ठीक है, फिर आया योर हेनलीज लूप, दिस इज योर हेनलीज लूप। देन आया आपका हाईली कॉइल्ड DCT, देन ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, हमारा जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, मान के चलिएगा कि हमारा जो इफरेंट आर्ट्रियोल है हम वो बना रहे हैं यहाँ पे। तो इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे आया, फिर ये इसको रोटेट किया, इफरेंट आर्ट्रियोल क्या किया, इसको रोटेट किया चारों तरफ, इसको रोटेट किया, फिर यहाँ पे भी आया, और फिर ये क्या बन के निकला, यहाँ पे वेन बनकर, ये आपका वेन बनकर बाहर निकल गया। तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, PCT के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, हेनलीज लूप के चारों तरफ रिवॉल्व कर, के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, निकल आएगा। समझ में अब आया कि नहीं, बोलो आया? ई क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो हमारे पास कितने आर्ट्रियोल है, हमारे पास दो तरह के आर्ट्रियोल है। ठीक है, एक जो एंटर कर रहा है, क्या है, एक जो यहाँ पे एंटर कर रहा है, फिर यहाँ पे बन रहा है कैपिलरी। ये जो यहाँ से एंटर कर रहा है अंदर की तरफ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे व्हाट, टेल मी, इसको हम कहेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इसको हम कहेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। और जो बाहर निकल रहा है, ये जो रिवॉल्व कर रहा है, ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो एफरेंट आर्ट्रियोल, यस सर। हाँ, तो एफरेंट आर्ट्रियोल ये ब्लड लेकर आया नेफ्रॉन के पास, और फिर इफरेंट आर्ट्रियोल इस ब्लड को जो एक्सेस है वो क्या किया, बाहर निकाला, और ये चारों तरफ इसको रिवॉल्व किया, ताकि जो एक्सेस ड्रग्स हैं अभी जो फिल्टर नहीं हुए हैं वो सारे रिवॉल्व हुए, और फिर वो वापस निकल गया, फिर वो क्या हो गया, वापस निकल गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे पहली चीज हम क्या करते हैं, हम सिर्फ छोटा सा रीजन निकालते हैं
एक रीजन हम बनाते हैं, ये हमारा मान लो कि पीसीटी है, ठीक है, क्या है ये हमारा पीसीटी है, ठीक है, हम सिर्फ पीसीटी बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सिर्फ पीसीटी बना रहे हैं, ये पीसीटी है, ऑलराइट। उसके बाद आता है हमारा रीनल टिब्यूल, क्या आता है, रीनल टिब्यूल, तो रीनल टिब्यूल पीसीटी है, और दूसरा आता है हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल, क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल, तो यहाँ पे हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल हम बना रहे हैं, मान लो कि ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, ये पीसीटी के पास गया है। अब हमारे इफरेंट आर्ट्रियोल के पास क्या है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज्यादा हैं, ड्रग्स बहुत ज्यादा हैं, या फिर मान लो कि ड्रग्स छोड़ो, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं है, मान लो कि क्या है, यहाँ पे हमारे क्योंकि फिल्ट्रेट सारे यहाँ पे आ चुके हैं पीसीटी में, पीसीटी में क्या आ चुके हैं, सारे फिल्ट्रेट आ चुके हैं। अगर कोई ये समझ नहीं पा रहा है तो प्लीज हमें बताइए, ठीक है, पीसीटी हमारे कहाँ आ चुके, पीसीटी में क्या आ चुके, सारे फिल्ट्रेट आ चुके हैं, है ना, पीसीटी में सारे फिल्ट्रेट आ चुके हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे फिल्ट्रेट यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फिल्ट्रेट है, कुछ यूरिया है, कुछ सोडियम है, बहुत सारे फिल्ट्रेट यहाँ पे हैं, भरे पड़े हैं, ठीक है। तो जब भरे पड़े हैं हमारे बॉडी में, तो यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ठीक है, उसके बाद क्या है, बाइकार्बोनेट है, क्या है, बाइकार्बोनेट है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, उसके बाद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स तो नहीं आते, सॉरी, प्रोटीन्स नहीं आते हैं, ग्लूकोज है, उसके बाद कुछ विटामिन्स भी हम लिख लेंगे, विटामिन्स है, कुछ फैटी एसिड्स है, क्या है, कुछ फैटी एसिड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, यूरिया है, बहुत कुछ है, ठीक है। सर आप बोलिए। सर जो मतलब ड्रग्स जो होते हैं सर वो पीसीटी से पास नहीं कर सकते सर, मतलब वो साइड एफरेंट आर्टियोल से पास करते हैं सर। नहीं नहीं, जो हमारे देखिए अभी कुछ अमाउंट जो ड्रग्स हो गए या कुछ हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जितने भी हैं, वो मैक्सिमम जितना फिल्टर हो पाए वो सारे फिल्टर हो गए, ठीक है, जितने भी फिल्टर हो पाए वो सारे फिल्टर हो चुके हैं, फिल्ट्रेट के रूप में पीसीटी में आ गए हैं। लेकिन अभी फिर भी ऐसा भी कुछ मटेरियल होगा, ठीक है, जो कि ब्लड में है, ठीक है, ब्लड में है, वो उसको भी फिल्टर होना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अभी नहीं आएगा, अभी यहाँ पे कुछ और हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो डीसीटी में आएगा और डीसीटी से रिमूव हो जाएगा। यानी जो मटेरियल, जो ड्रग मॉलिक्यूल, मान लो कि हमारे पास ड्रग, बहुत सारे ड्रग्स हैं, हमने बहुत सारा ड्रग लिया है, तो उसमें से कुछ ही ड्रग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से पीसीटी में आए, बाकी सब क्या है, बाकी सब ड्रग जो है वो एफरेंट आर्ट्रियोल में है, सॉरी इफरेंट आर्ट्रियोल में है, ठीक है। अब क्या होगा, वो अब जो इफरेंट आर्ट्रियोल पास कर रहा है डीसीटी की तरफ, तो डीसीटी में जब जाएगा तो वहां पे ड्रग्स बिल्कुल नहीं है डीसीटी में। अब क्या, क्योंकि पीसीटी में तो ड्रग्स कुछ होंगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन डीसीटी में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा क्योंकि डीसीटी में ड्रग्स नहीं है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल हमारे इफरेंट आर्ट्रियोल में क्या है, ड्रग्स बहुत ज्यादा है और हमारे डीसीटी में बिल्कुल नहीं है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा। सो हमारे इफरेंट आर्ट्रियोल से जो ड्रग्स है सारे हैं वो डीसीटी में आ जाएंगे और फिर डीसीटी से कलेक्टिंग ट्यूब में चला जाएगा और फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अपना अपना थम्स अप या फिर हाथ उठाना या फिर टिक मार्क करना कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए। जिस किसी को भी यहाँ पे समझ नहीं आया यहाँ तक प्लीज मुझे बताएं ताकि आगे से बढ़ने से पहले हम चीजों को क्लियर करते हुए निकलें। नहीं तो पता चला लास्ट में कि कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है। तो प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। सर हाँ सर जो एफरेंट आर्टियोल होता है सर वो डीसीटी से कनेक्ट रहता है सर। एफरेंट आर्ट्रियोल भाई डीसीटी से कनेक्ट नहीं रहता है लेकिन उसके चारों तरफ वो लपेटता है। ओ माय गुडनेस, अब कैसे हम समझाएं आप लोगों को। अच्छा समझ आ गया सर, समझ आ गया, समझ आ गया। जैसे यस सर, यस सर। चंदन के पेड़ पर सांप लपेटा रहता है ना, लिपटा रहता है। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी भी पेड़ डंटी लगा देते हैं, उसपे जो पेड़ है लत्तर वाला जो पौधा है वो लपेट लपेट लेता है खुद को, है ना, लपेट के ऊपर आगे बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है।
किसी चीज को हम लौकी का जो अपने पौधा घर में देखा होगा, सेम का पौधा आपने देखा होगा, ये सब लत्तर वाला होता है और ये चढ़ता है। तो जैसे जिस तरह से लत्तर गिलोय अपने आप यूज कर रहे होंगे, गिलोय लत्तर वाला होता है, तो वो क्या करता है पूरा घूमता है उसके चारों तरफ इर्द गिर्द जाके, ठीक है, उसके बाद वापस आता है, उससे कनेक्टेड नहीं रहता, उसके पास रहता है, तो उसके पास जाता है, ठीक है, वहां पे इर्द गिर्द होता है, उसको चारों तरफ से घेरेगा वो, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास फिल्टर हुए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फिल्ट्रेट आए हैं, तो इसमें बहुत सारा यूरिया है, इसमें सोडियम है, ग्लूकोज है, विटामिन है, सारा फिल्ट्रेट के रूप में आ चुके हैं, ये सारा क्या हो चुके हैं, फिल्ट्रेट के रूप में आ गए हैं, ठीक है, सारा फिल्ट्रेट के रूप में क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं, समझ में आ रहा है, फिल्ट्रेट के रूप में आ गए हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो रहा है कि अब जो फिल्ट्रेट में ये सारा मटेरियल है, और ये सारा मटेरियल हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा मटेरियल क्या है, हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो ये सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या हम बॉडी से इजीली निकाल देंगे, क्या इजीली हम अपने बॉडी से रिमूव कर लेंगे, नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, अब इस एरिया में, ठीक है, ध्यान से देखना, इस एरिया में क्या है, फिल्ट्रेट में जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मटेरियल वो ज्यादा है, अब वो निकल रहा है, तो क्या होगा, हमारा बॉडी का जो हमारा ब्लड है, ये क्या करेगा, रीनल ट्यूब्यूल ये रीअब्सॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा, यानी इसको हम बाहर नहीं फेंक सकते, इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत है। ग्लूकोज क्यों जरूरत है, क्योंकि यही ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा, यही ग्लूकोज क्या देगा, एनर्जी देगा। हमें सोडियम क्यों चाहिए, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हमारे इंपल्सेस के लिए जरूरत है, हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में इंपल्स मूव करना ये इसके लिए जरूरी है। ये चैनल, ये आयोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के फ्लूइड के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए जरूरत है, पीएच को मेंटेन करने के लिए जरूरत है, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए सारा हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको ये यूरिन के रूप में इसको लूज करना हमारा बॉडी सहन नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या होता है, पीसीटी में ये सारा मटेरियल, ये रीनल ट्यूब्यूल जो पीसीटी के अगल बगल घूम रहा है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसी को हम कहेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, क्लियर है, यहां से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस सर। पीसीटी समझ गए, कैसे समझ गए, यहाँ पे मूवमेंट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन से हुआ है, हो ना, कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गया है, क्या, ग्लूकोज और बाकी सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो कि हमारे बॉडी से रिलीज नहीं होना चाहिए, तो वो ये क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे क्या है, सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये सब चीजों से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है पूरे नेफ्रॉन में, ठीक है, तो बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नाउ अब आते हैं हेनलीज लूप पर, क्या आते हैं, हेनलीज लूप। अब मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है हेनलीज लूप, ठीक है, ये आपका हेनली लूप है, और इस हेनली लूप में, ठीक है, कुछ एरिया पतला होता है, कुछ मोटा होता है, ठीक है, तो चलो हम उसी के अकॉर्डिंग बना देते हैं, छोड़ो ये कंफ्यूजन नहीं। तो क्या होता है कि हेनलीज लूप हमारा, मान लो कि हेनलीज लूप क्या होता है, यहाँ से ये पतला सा आएगा, ठीक है, और ये डीसीटी बनाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, हेनलीज लूप है।
अब यहाँ पे भी रीनल ट्यूब्यूल होगा, है ना, यहाँ पे भी क्या होगा, सॉरी रीनल ट्यूब्यूल बोल रहे हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल होगा, तो इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पर भी आता है, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ भी होता है, इसको भी चारों तरफ से इफरेंट आर्ट्रियोल मान के चलो कि घेरा, यहाँ पे कैपिलरी बना रहा है इफरेंट आर्ट्रियोल, क्या बना रहा है, कैपिलरी बना रहा है, इसके चारों तरफ कैपिलरी बना रहा है, यानी ये इफरेंट आर्ट्रियोल के पास, इफरेंट आर्ट्रियोल इस हेनली लूप के पास भी आ रहे हैं, यही इतना बस मान के चलो कि ये कहाँ आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, ठीक है, ये आपका इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पर भी आ रहा है, इसको भी ये घेर रहा है, ठीक है, इसके चारों तरफ भी आ रहा है। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये जो हेनली लूप है, एक जो हेनली लूप है हम लास्ट क्लास में बताए थे, याद करिएगा कि ये जो हमारा हेनली लूप है, ठीक है, इस साइड वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, बोले थे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, बोलो हाँ या ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। और इस साइड ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ठीक है, दोनों है, ये डिसेंडिंग है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो होगा असेंडिंग ऑर्डर, है ना, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, इसका क्या रोल है, यहां से क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, जो एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हमारे इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के मैट्रिक्स में आ जाएंगे। ये क्या है, यूरिन में, हमारे जो किडनी में, ये जो बाहर के जो रीजन है ना, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे ये क्या है भाई, तो ये ऐसा चेम्बर है, ठीक है, जहाँ पे ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे ज्यादा होता है, यूरिया होता है, सोडियम पोटेशियम सब कुछ यहाँ पे होता है इस रीजन में, ठीक है, नेफ्रॉन के आउटसाइड, ठीक है, नेफ्रॉन के आउटसाइड। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट, यानी जो एक रीजन एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है, नेफ्रॉन के बाहर का इलाका है, ठीक है, नेफ्रॉन के बाहर का इलाका है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम यहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वाटर कम होता है, तो क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है, और फिल्ट्रेट क्या हो रहे हैं, और फिल्ट्रेट धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, फिल्ट्रेट धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, और वो डीसीटी में फिल्ट्रेट आ चुके हैं। फिल्ट्रेट को थोड़ा सा मोटा कर देते, हमारे फिल्ट्रेट हैं, ये फिल्ट्रेट कहाँ आ चुके हैं, हेनली लूप में आ चुके हैं। अब हेनली लूप से ये सारे फिल्ट्रेट पास कर रहे हैं, और पास करते करते फिल्ट्रेट पहुंचे हमारे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के पास। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के पास जैसे पहुंचते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से क्या निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं हमारे सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जितने आयंस होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सारे बाहर निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, ठीक है, ये सब हमारे ट्यूब से निकलकर इस एरिया में, इस मैट्रिक्स में आ जाते हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स में, इस सारे मैट्रिक्स जो बगल बगल में जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो इस जो डिसेंडिंग लूप है, इससे वाटर निकलेगा, असेंडिंग लूप से सारे सॉल्ट्स निकलेंगे, ठीक है, सारे क्या निकलेंगे, सॉल्ट्स, क्योंकि ये सब चीज हम एक्सक्रीट नहीं कर सकते, ये सब चीज हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे ब्रेन के लिए जरूरी है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत जरूरी है, और इसीलिए जब भी कभी हमारे बॉडी में ब्रेन के इम्पल्सेस में कभी कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, मैसेजिंग ट्रांसफर, कभी कोई भूलने लगता है, कभी किसी का बीपी बढ़ जाता है या घट जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का चेकअप होता है। जब इलेक्ट्रोलाइट का जब चेकअप होता है, तो इसमें सोडियम और पोटेशियम का लेवल देखा जाता है, क्योंकि यही दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे ब्रेन के मूवमेंट के लिए, हमारे दिमागी संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, बीपी बढ़ना घटना, ये सब इसी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये सोडियम में Na, सोडियम पोटेशियम, हमने सुना होगा कि नमक खाने से बीपी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड है, नमक सोडियम भी है उसमें, क्लोराइड भी है, क्लोराइड भी होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारे बीपी को बढ़ाने के लिए। तो सोडियम क्लोराइड है वो उसमें, जो बीपी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है भाई? तो हमारे नर्व इंपल्स को वो क्या करता है, एक्टिवेट करके बहुत हाइपर एक्टिव कर देता है, हाइपर एक्टिविटी होते हैं,
तो इलेक्ट्रो जो हमारे ब्रेन में जो सिग्नल पास होता है बहुत तेजी से पास होता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से तेज रफ्तार पकड़ता है और हार्ट बीट हमारा इंक्रीज होता है, जिसके वजह से बीपी ब्लड का प्रेशर राइज हो जाता है। समझ में आ रहा है? ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? तो इसीलिए ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये पोटेशियम, ये बाइकार्बोनेट, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा बॉडी लॉस नहीं कर सकता इसको। और इसीलिए ये जो रीजन है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ये क्या कर लेता है? फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये भी एक तरह के रीअब्सॉर्प्शन ही कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है? रीअब्सॉर्प्शन होता है। समझ में आ गया सबको? यहां तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना। यहां तक क्लियर है? ओके, अपना ऑडियो ऑन करिए भाई। सर बोलिए। सर जैसे वो सबस्टेंस बाहर निकले सर डीसीटी से, हेनली असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से सर, तो वापस वो एफरेंट आर्टिकल उन सबको वापस अब्सॉर्ब नहीं करेगा सर? जा सकता है, ठीक है, वापस आपको इफरेंट आर्टरियोल में भी जा सकता है। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर इफरेंट आर्टरियोल में कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है तो वापस इफरेंट आर्टरियोल में चला जाता है। ठीक है, वापस कहाँ चला जाता है? इफरेंट आर्टरियोल। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर इफरेंट आर्टरियोल के मुकाबले बाहर का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो बाहर रहेगा। अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन इफरेंट आर्टरियोल के कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले ज्यादा है तो फिर ये इफरेंट में कम होगा तो इफरेंट में चला जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल जो बाहर निकलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर निकलते हैं, यूरिया, ये वापस से जाते हैं इफरेंट आर्टरियोल में, ब्लड सर्कुलेशन में वापस चले जाते हैं। ठीक है, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और रीएब्जॉर्ब बता दिए तो फिर क्या हुआ? रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है बता दिए फिर। रीअब्जॉर्प्शन मतलब फिर से पूरा प्रोसेस। चलो ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब बहुत सिंपल है, फिर से अब्सॉर्ब होना। यानी जो फिल्ट्रेट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारे प्रोटीन्स के अलावा बाकी सब कुछ आ चुके हैं ल्यूमेन के अंदर, कॉमन कैप्सूल में। अब क्या होगा? ये सब कुछ आ चुके हैं लेकिन इसमें कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत है, हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे बॉडी के ऑस्मोलैरिटी के लिए, पीएच के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब वो क्या होगा? वो तो फिल्टर तो हो गया है, अब वो फिर से क्या होगा? रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। उसी को कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन। तो जो भी मटेरियल हमारे पीसीटी में आ गए हैं, जो भी मटेरियल हमारे हेनलीस लूप में आ गए हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, वो वेस्ट में नहीं जा सकता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो वापस से क्या करेगा? हमारे जो इफरेंट आर्टरियोल जो लाल लाल यहाँ पे दिख रहे हैं वो हमारे पीसीटी के चारों तरफ भी होंगे, हेनलीस लूप के चारों तरफ भी होंगे, ये वापस से अब्सॉर्ब कर लेंगे। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन। ये क्या कहते हैं? रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ये सेलेक्ट करता है कौन कौन सा मटेरियल हमें चाहिए नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके निकालता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से। ठीक है, उसको कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब सोचो कि हमारे जो फिल्ट्रेट में हमारे जो सोडियम आए हैं वो सोडियम बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, यानी हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल, हमारे जो इफरेंट आर्टरियोल है, रेड वाला जो दिख रहा है, रेड वाला लाइन, एक सेकंड बना ही देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो रेड वाला लाइन है, ठीक है, मान के चलो इफरेंट आर्टरियोल है। इस इफरेंट आर्टरियोल में जो सोडियम है बहुत क्या है? ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है? ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। और हमारे जो पीसीटी है, तो मान लो कि ये हमारा क्या है? ये हमारा पीसीटी है। तो इस पीसीटी में, या हेनलीस लूप है, पीसीटी में कॉन्सेंट्रेशन लो है और यहाँ पे ज्यादा है। क्या यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगा? क्या यहाँ पे अब्जॉर्प्शन बॉडी हमारा करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो हमारे इसके अंदर आए हैं वो एक्सेस हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी इनफ अमाउंट में है, और यहाँ पे ये लिमिट से ज्यादा है, तो लिमिट से ज्यादा यहाँ पे
वापस से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये बॉडी का एक्सेस मटेरियल, एक्सेस सॉल्ट है, उसको बाहर निकलना ही होगा, तो बाहर निकालेगा। जैसे सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा अगर है तो क्या करेगा, उसको बाहर निकालना है। यूरिया बहुत ज्यादा है तो उसको बाहर निकालना है। हमारे यूरिया हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा हुआ तो, ठीक है, तो उसको निकालना है। तो ये एक्सेसिव होता है, उसी को निकालता है। जैसे शुगर मॉलिक्यूल है, मान लो कि 80 mmHg, 80 mmHg हमारा शुगर है, इससे ज्यादा शुगर जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, 120 mmHg है। अगर 120 mmHg बहुत ज्यादा जो है वो शुगर हमारा बॉडी में अक्यूमुलेटेड है, तो क्या करेगा ये, इससे ज्यादा या इससे ज्यादा अगर शुगर हमारे यूरिन में आएगा, फिल्ट्रेट में आएगा, तो क्या ये ब्लड रीअब्सॉर्ब करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में शुगर है, ये उससे ज्यादा हो रहा है, 120 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जो एक्सेस है वो कहाँ किसके थ्रू आ जाएगा वापस? यूरिन के थ्रू चला जाएगा बाहर। और इसीलिए कहते हैं कि अगर 120 mmHg से अगर शुगर ज्यादा होता है, या 80 mmHg से थोड़ा सा ज्यादा, या 120 से ज्यादा, तो वो यूरिन से निकलने लगता है, उसी को कहते हैं डायबिटिक पेशेंट, उसी को कहते हैं डायबिटिक पेशेंट। यानी इतना बॉडी में शुगर एक्सेस है कि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यानी बहुत ज्यादा शुगर है, यानी ग्लूकोज अमाउंट जो है हमारे बॉडी में एक्सेस है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया, यानी हाई ब्लड शुगर। समझ में आ रहा है? तो जो एक्सेस होगा वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, वो वापस से रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। लेकिन जो एक्सेस नहीं होगा हमारे बॉडी के लिए अभी एक्सेसिव नहीं है, जरूरतें नहीं पूरा हुआ है अभी बॉडी का, तो वो वापस से वो मटेरियल सारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। चलो, आई होप कि अगले क्लास में ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं डीसीटी, पढ़ते हैं डीसीटी का, ठीक है। एक एक पार्ट हम लोग, नहीं तो अब तक कब का खत्म हो गया होता। पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए। तो क्या है कि अब पढ़ेंगे डीसीटी। क्या पढ़ेंगे? मान लो ये भी हाईली कॉइल्ड डीसीटी है। ये क्या है? ये भी हाईली कॉइल्ड डीसीटी है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी आया हमारा, यहाँ पे भी आया हमारा ट्यूब, है ना, यहाँ पे भी हमारा ट्यूब है। ये क्या है? ये है इफरेंट आर्टरियोल। अब क्या होगा, मान लो, सॉरी यहाँ पे हटा दो इसको, यहाँ पे ऊपर में करते हैं तो आसान रहेगा। इफरेंट आर्टरियोल है। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल जितने भी बॉडी के लिए यूजफुल होंगे वो सारा रीअब्सॉर्ब हो चुका है। अब फिर भी ऐसे मॉलिक्यूल्स लाइक ड्रग्स, एक्सेस सोडियम, एक्सेस ड्रग्स, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, ठीक है, यूरिया, H2O, ठीक है, ग्लूकोज, ये सब क्या करेगा कि एक्सेस है, यानी हमारे ब्लड में ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में है, क्या करेगा यहाँ पे ये फिर से इस डीसीटी के अंदर रीनल ट्यूब्यूल सेक्रीट कर देगा। क्या कर देगा? सेक्रीट कर देगा। रीनल ट्यूब्यूल में ज्यादा है, यानी हमारे बॉडी से ये ज्यादा है। कुछ ड्रग्स हैं जो कि एक्सक्रीट करने हैं, अभी तक बाहर फिल्टर नहीं हुए हैं, अभी तक ट्यूब में नहीं आए हैं, उनको एक्सक्रीट करना है, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक्रीट हो जाएगा डीसीटी में। क्या हो जाएगा? डीसीटी में सेक्रीट हो जाएगा। यानी पीसीटी में सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हुआ है और डीसीटी में क्या हुआ है? ट्यूबुलर सेक्रीशन हुआ है। डीसीटी में क्या हुआ है? ट्यूबुलर सेक्रीशन हुआ है। तो ये दोनों में अंतर है। पीसीटी का अंतर क्या था? पीसीटी का था, बोलिए, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और डीसीटी में क्या है? ट्यूबुलर सेक्रीशन, ठीक है। डीसीटी में क्या है? ट्यूबुलर सेक्रीशन है। गेटिंग में पॉइंट? अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीसीटी में मटेरियल सारा सेक्रीट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। नोट कर लीजिए। अब यहां से अभी ये डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। कहाँ गया? आया यहाँ पे सारा फिल्ट्रेट आया, और इसको अब हम कहेंगे यूरिन। सॉरी, यूरिन येलोइश होता है ना, भूल गए थे हम।
ये है आपका यूरिन। और ये है आपका यूरिन। ये आपका यूरिन हो गया और इसके थ्रू बाहर निकल आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या होगा? इसके थ्रू बाहर निकल आएगा। तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर सारा यूरिन को कलेक्ट कर लेगा और फिर रीनल पेल्विस में जाएगा और रीनल पेल्विस से यूरेटर में और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग आते हैं हम लोग आते हैं इस पे पीपीटी पे। ठीक है, पीपीटी पे आते हैं वापस से। अच्छा एक सेकेंड, चैट बॉक्स में कुछ आया है। श्रुति श्रुति प्रिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है? श्रुति प्रिया अपना माइक ऑन करिए, प्लीज हमें बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। आपका मैसेज आया है कि समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए हमें। श्रुति प्रिया अपना माइक ऑन करिए, आप हैं यहाँ पे? हाँ श्रुति प्रिया प्लीज अपना माइक ऑन करिए और बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको। सर जो प्रॉब्लम था क्लियर हो गया, आप बताएं तो। पक्का क्लियर हो गया ना? यस अच्छा सर। आप लोग प्लीज मुझे बताइए कि किस किस को मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। ठीक है, कौन है यहाँ पे जो बिल्कुल भी समझ नहीं आया? हम अगले क्लास में फिर रिपीट करेंगे, फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लेकिन अब की बार हम लोग बोर्ड सेशन से पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि इस यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने की वजह से शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बोर्ड पे बड़ा होगा, शायद उस पे लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बताओ कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो अगले क्लास में फिर हम रिपीट करेंगे इस चीज को। प्लीज मुझे बताइए। विश्वास बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कहाँ पे नहीं आया? विश्वास अनम्यूट करिए और बताइए। सर आया है सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं कहीं मिसिंग है। कहाँ कहाँ मिसिंग है बताइए। बताइए। पीसीटी में सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। डीसीटी की पीसीटी? सर पीसीटी। पीसीटी में कंफ्यूजन है, ठीक है, ओके। विकास कुमार आप बताइए, आपको कहाँ कंफ्यूजन है? क्लियर है कि कंफ्यूज्ड हैं? बताइए। बताइए विकास कुमार, आपसे पूछ रहे हैं। ओके, शुभम सिंह आप बताइए। शुभम सिंह, शुभम सिंह। भाई अनम्यूट कर दो ना यार, बोलो नाम। आ गया है। हाँ तो आ गया तो भाई कब से पूछ रहे हैं यार, हैं ऐसे मत करो। श्रुति प्रिया आ गया है। संचिता साही, संचिता नहीं आया है यार। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया, लेफ्ट हो गया, यही समझ में आया। आ गया है। पूजा सिंह, डीसीटी में प्रॉब्लम है। पीसीटी में प्रॉब्लम, ठीक है। प्रिया
प्रियंका प्लीज बताइए, माइक ऑन करिए। हाँ प्रियंका बोलिए। यस सर। समझ में आ गया? यस सर, बस थोड़ा सा नहीं आया तो वो मतलब बुक रीडिंग देंगे तो वो हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, समझ में नहीं। कहाँ पे? नो पीसीटी? सर, वो आ गया, समझ में आ गया सर। आ गया, ठीक है चलो ठीक। पीयूष श्रीवास्तव यस सर, बताइए। आ गया सर समझ। ओके। निखिल राज रंजन को बता दी, ठीक है। अंशु राज, अंशु बताओ यार। आ गया सर। चलो ठीक है। अमन कुमार ने भी बताया। अज्ञे सिंह, अज्ञे सिन्हा, अज्ञे तो लगता है पुराने बच्चे हैं हमारे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमसे। अज्ञे सिन्हा, अज्ञे सो गए क्या? भाई अनम्यूट कर दो यार। चलो लगता है सो गए, कोई बात नहीं। एक बार हम फिर से पीसीटी को समझाते हैं। चलो आज रहने देते हैं, ठीक है। हम अगले क्लास में हम बोर्ड पे हम आपको समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें लग रहा था कि आपको समझ में आ रहा है इस पे, लेकिन पीपीटी पे आपको समझ नहीं आ रहा है। अब हम लोग बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, अब पीपीटी नहीं पढ़ेंगे, अब पीपीटी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब हम अगली क्लास से बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, बोर्ड सेशन ही करेंगे। आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगला क्लास नहीं, हम सोच रहे हैं ना कि आपका एक और क्लास रिपीट हम क्लास लेते हैं संडे के दिन, लेकिन संडे के दिन मेरा ऑलरेडी 2 क्लास है, 3-4 क्लास है। अच्छा ठीक है, चलो अगले वीक मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। हम आपको एक लिंक भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है, और उस लिंक को एक बार ना देख लीजिएगा। मेरा ही ऑलरेडी एक बोर्ड लेक्चर है, ठीक है, हम आपको लिंक भेजेंगे, उस लिंक को एक बार देखिएगा, आपको शायद ये प्रोसेस समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन अगला क्लास में हम फिर से पढ़ाएंगे ही, बट उसके पहले आप लिंक देख लीजिएगा, ठीक है, हम ग्रुप में डाल देंगे। चलो बाय बाय।